आज का लेक्चर हमारा थ्योरी बेस्ड रहेगा। आज हम लोग सब ग्रुप और कॉसेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज सब ग्रुप और कॉसेट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आज के और अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा, और उनको मैं प्रूफ भी करूँगा जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रूफ करते टाइम क्या होता है कि कुछ बेसिक स्किल्स भी हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिक्स की। तो जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ये स्किल उनके बहुत काम आ जाएंगे जब वो कंपटीशन को देने जाएंगे। तो फिर बने रहिए आज के लेक्चर में। तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब ग्रुप और कॉसेट्स के बारे में। तो ये मेरा पहला लेक्चर है इसका, फिर दूसरा लेक्चर भी हम लोग करेंगे। तो सब ग्रुप और कॉसेट्स का ये फर्स्ट लेक्चर है, इसके बाद एक और लेक्चर होगा। तो 2 लेक्चर में हम सम अप करेंगे इस टॉपिक को। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सब ग्रुप क्या हुआ करता है। तो जैसे हमारे पास हमने कहा कि लेट G विद स्टार बाइनरी एक ग्रुप है हमारा, और हम लोग ऐसा करते हैं इसका एक सबसेट लेते हैं पहले, सबसे पहले। तो कंसीडर अ सबसेट S ऑफ G, राइट, वी आर सेइंग अ सबसेट ऑफ G। अब बिकॉज G हमारा क्या था, एक बाइनरी के साथ एक स्पेशल काइंड का स्ट्रक्चर ये बन जाता है, तो जो इसका सबसेट होगा वो भी एक स्ट्रक्चर ही होगा, क्योंकि उसमें भी एक बाइनरी तो होगी। अब क्योंकि उसमें एक बाइनरी है तो हम इसको सबसेट नहीं कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। S इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप G। अब G में हमारे पास जो बाइनरी था वो स्टार था, तो ऑब्वियसली S के एलिमेंट्स में भी वो स्टार बाइनरी आ जाएगा। बस अब अगर ये जो कॉम्प्लेक्स S है इस स्टार बाइनरी के अंडर में ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। क्या क्या वो प्रॉपर्टीज हुआ करती थी? पहली थी क्लोजरनेस, दूसरी थी आपके पास एसोसिएटिविटी, तीसरा था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और चौथा था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अगर चारों प्रॉपर्टी S जो कॉम्प्लेक्स है इस स्टार के अंडर में सेटिस्फाई करते हैं तो ये भी एक ग्रुप बन जाएगा ना। बिकॉज इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ G तो हम इसे कहते हैं सब ग्रुप ऑफ G। सो S विल बिकम सब ग्रुप ऑफ G व्हेन S इटसेल्फ सेटिस्फाई द ऑल 4 कंडीशन ऑफ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी स्टार। तो अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हमारे पास एक ग्रुप गिवन है तो कौन से ऐसे सब ग्रुप होंगे जो नेचुरली उस ग्रुप से एसोसिएटेड होंगे। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जैसे ये ग्रुप है G विद बाइनरी स्टार, और तो इसके जो सब ग्रुप होंगे इससे एसोसिएटेड वो क्या क्या होने वाले हैं देखिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास केवल जो आइडेंटिटी एलिमेंट है अगर हम उसको पिक कर लें G से तो वो भी एक सब ग्रुप बनेगा, तो इसको तो हम कहते हैं ट्रिवियल। साथ ही साथ खुद G भी अपने आप अपना सब ग्रुप है, तो ये भी क्या बन जाते हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप बन जाता है। तो E सिंगलटन सेट और G तो बन गए आपके क्या, ट्रिवियल सब ग्रुप। लेकिन इसके अलावा जैसे एक ये है आपके पास सेंटर ऑफ G जिसे आप ZG से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हमेशा सब ग्रुप होते हैं G का। अब ZG होता क्या है या सेंटर ऑफ G क्या होते हैं, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डेफिनेशन बताई हुई है आपको, यहाँ पे भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि ZG मीन सेंटर ऑफ G, किसी भी ग्रुप का जो सेंटर है किससे आप कहते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, ग्रुप G के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन बनाते हैं, तो स्मॉल g इन कैपिटल G सच दैट GA इक्वल्स टू AG फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू कैपिटल G। मीन्स G के वो एलिमेंट्स हम लेंगे जो G के बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ क्या कर रहे होंगे, कम्यूट कर रहे होंगे, तो वो बन जाएगा सेंटर ऑफ G। अब अगर आपके पास G एबिलियन ग्रुप होता है तो सेंटर ऑफ G जो है खुद G के इक्वल हो जाता है, क्योंकि इस केस में G के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं। बट अगर G आपके पास एबिलियन नहीं है तो सेंटर ऑफ G जो है प्रॉपर सब ग्रुप बन जाता है G का, राइट। अब एक और आता है आपके पास, जैसे सपोज हमारे पास S एक सबसेट है G का, तो इसके साथ साथ 2 सब ग्रुप हम बना सकते हैं इस S से रिलेटेड। तो S हमारा सबसेट या कॉम्प्लेक्स आप ले लीजिए, तो एक आपके पास आता है सेंट्रलाइजर ऑफ S और दूसरा आपके पास आता है नॉर्मलाइजर ऑफ S। तो ये दोनों सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर ऑफ S ये भी क्या बन जाते हैं, G के
सब ग्रुप बन जाते हैं और इन दोनों को हम कहते हैं प्रॉपर सब ग्रुप। या इसके अलावा और भी कोई सब ग्रुप जी के बन जाते हैं तो सारे के सारे प्रॉपर होते हैं। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, आपको सेंट्रलाइजर ऑफ एस और नॉर्मलाइजर ऑफ एस की डेफिनेशन भी बताता हूँ। तो सेंट्रलाइजर ऑफ एस क्या होगा, जहाँ एस हमारा क्या था, कॉम्प्लेक्स था जी का या सबसेट था जी का। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जी के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन लेते हैं। तो स्मॉल जी इन कैपिटल जी सच दैट जी स्मॉल एस इज इक्वल्स टू एस जी फॉर ऑल स्मॉल एस बिलोंगिंग टू कैपिटल एस। मीन्स इस जी के हम लोगों ने क्या किया, उन एलिमेंट्स को पिक किया जो एस के एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। तो उन सारे एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होगा वही हमारा होगा सेंट्रलाइजर ऑफ एस। बात करते हैं नॉर्मलाइजर ऑफ एस के बारे में। तो नॉर्मलाइजर ऑफ एस क्या होता है हमारा, इसमें भी जी के वो एलिमेंट आते हैं जिनके लिए जो है सेम सबसेट प्रोड्यूस होते हैं जी के। अगर हम जी से कोई एलिमेंट पिक करें और एस के साथ उसको कंपोज करवाएं लेफ्ट से, एस के साथ कंपोज करवाने का मतलब है कि एस के सारे एलिमेंट के साथ कंपोज करवाएं और फिर उसी एलिमेंट को अगर हम एस के सारे एलिमेंट के साथ राइट साइड से कंपोज करवाएं तो दोनों ही केसेस में हमारे पास जो सबसेट हमें मिलते हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। तो तब हम कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होगा जी से, इन्हें हम कहते हैं नॉर्मलाइजर ऑफ एस। अब अगर ये हमारे पास एस खुद सब ग्रुप होता तो इसको हम स्पेशल नाम से कहते हैं, इन दोनों को, इनको हम कहते हैं लेफ्ट कॉसेट और इसको हम कहते हैं राइट कॉसेट, जो अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। पर यहाँ पे हम इनको कॉसेट्स नहीं कह सकते। काफ़ी स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर ये राइट नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन जब वो पढ़ रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि ये जो है लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट है। यहाँ पे लेफ्ट और राइट कॉसेट नहीं आते तब तक जब तक एस खुद जो है सब ग्रुप ना हो। यहाँ पे बस इतना है कि एस हमारे पास सबसेट है, कॉम्प्लेक्स है जी का। तो जब हम जी के किसी एलिमेंट का लेफ्ट से कंपोज करवा रहे हैं एस के साथ और जब राइट से कंपोज करवा रहे हैं तो दोनों ही केस में जो जी के नए सबसेट बन रहे हैं वो दोनों के दोनों सेम बन रहे हैं। तो बस ये छोटी छोटी बारीक से कॉन्सेप्ट आपको बहुत ध्यान से समझने हैं क्योंकि बुक में ये कहीं नहीं लिखे होते हैं। तो अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो कॉम्पिटिशन में आपको हेल्प मिलती है। अब हम लोग ऐसा करते हैं, सब ग्रुप से रिलेटेड कुछ थ्योरम प्रूफ करेंगे। तो जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स हमें सपोज एच दे रखा है जी का, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये सब ग्रुप है। अब चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ तो हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कुछ स्पेशल काइंड ऑफ कंडीशन जो है इम्पोज करवाते हैं ताकि वो जो एच गिवन है जी का जो कॉम्प्लेक्स है वो सब ग्रुप बन जाए। सो लेट हम ये कहते हैं कि पहला थ्योरम या पहला रिजल्ट है और इसको मैं प्रूफ भी करूँगा। तो लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ सबसेट है कॉम्प्लेक्स ऑफ जी, ये हम पहले कहेंगे। देन एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, तो सब ग्रुप को इस तरीके से हम लिखेंगे, इफ एंड ओनली इफ बोथ वेज कंडीशन है एच सेटिस्फाई either of the following condition। क्या कंडीशन है देखिए। तो जैसे सबसे पहले या तो ये होना चाहिए कि ए बी बिलोंगिंग टू एच इम्प्लाइज ए इंटू बी बिलोंगिंग टू एच एंड बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ए इंटू बी बिलोंगिंग टू एच। इसका मतलब मैं जो है बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ले रहा हूँ, लेकिन काफ़ी बुक्स में अगर आप देखोगे हो सकता है उसमें ए प्लस बी लिखा होगा, तो उसमें क्या होगा, एडिशन जो है बाइनरी ऑपरेशन लिया हुआ होगा। और अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास ए बी एच में है तो ए बी इनवर्स, इस पहली कंडीशन को हम सम अप कर देते हैं, एच में होना चाहिए। फिर वही अगर एडिशन होगा तो वहाँ पे ऐसा लिखा होगा, अगर एडिशन बाइनरी होगा तो ए बी बिलोंगिंग टू एच इम्प्लाइज ए प्लस बी बिलोंगिंग टू एच, या ए माइनस बी बिलोंगिंग टू एच लिखा होगा वहाँ पर, सॉरी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये थ्योरम फर्स्ट थी, कोई भी कॉम्प्लेक्स सब ग्रुप तब बनेगा इफ एंड ओनली इफ या तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे या ये कंडीशन सेटिस्फाई करे।
और आपने देखा हो कई बार बुक में जो है ये 2 थ्योरम बनाई होते हैं, एक ये और एक ये, तो मैंने दोनों को सम अप कर दिया। अब पहला पार्ट तो इसका ईजी आप प्रूफ कर लोगे। मैं ऐसा करता हूँ दूसरे वाले को प्रूफ करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप पहले वाले को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ में क्या करना आपने, सबसे पहले तो क्योंकि बोथ वेज कंडीशन है तो पहले हम लिखेंगे नेसेसरी कंडीशन। मीन्स क्या हुआ कि अगर हमारे पास H जो है, हम कहते हैं, हम क्लेम करते हैं कि पहले जो H है वो सब ग्रुप है G का, तो हमें ये दिखाना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब H अगर सब ग्रुप है एंड A और B 2 एलिमेंट हैं जो H में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि B इनवर्स कहाँ बिलोंग करेगा, H में। क्यों? क्योंकि H हमारा सब ग्रुप था तो इनवर्स तो हो गई B का। अब B इनवर्स H में आ गया, A तो पहले से था ही H में, तो A B इनवर्स कहाँ होगा, फिर से H में ही चले जाएगा। क्यों? क्लोजरनेस। तो पहला ये वाला स्टेप था इनवर्स से, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और दूसरा था क्लोजरनेस की प्रॉपर्टी से। तो अब आपने देखा कि नेसेसरी कंडीशन कैसे हमने इजीली प्रूफ कर दी है। बट जो सफिशिएंट पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, वहाँ थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल स्किल आपकी चेक होंगी। तो सफिशिएंट में क्या होगा, देखो सफिशिएंट का मतलब होगा कि ये कंडीशन आपको गिवन है और हमें H को सब ग्रुप दिखाना है। तो हम ये कहते हैं कि लेट H जो है हमारा सबसेट या कॉम्प्लेक्स है G का, एंड इट सेटिस्फाई द कंडीशन AB बिलोंगिंग टू H इम्प्लाइज AB इनवर्स बिलोंगिंग टू H। तो अब हमें दिखाना है कि H क्या है, सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चारों प्रॉपर्टीज दिखानी पड़ेंगी H में। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, पुट इस, देखो हमारे पास AB H में है तो A की जगह हम लोग B को पुट कर लेते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि जब हमारे पास AB H में है तो यहाँ पे होगा B बिलोंगिंग टू H इम्प्लाइज BB इनवर्स, लेकिन BB इनवर्स तो E के इक्वल होगा आइडेंटिटी एलिमेंट के, तो ये H में चले जाएगा। तो H में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट पहुंच चुका है, राइट। अब हम क्या करेंगे, फिर से पुट A इक्वल्स टू, लेट्स से आप यहाँ पर A की जगह पर E को पुट कर लीजिए, तो E B बिलोंगिंग टू H इम्प्लाइज करेगा E इंटू B इनवर्स, दैट इज B इनवर्स बिलोंगिंग टू H। तो अगर B H में था तो B इनवर्स भी कहाँ चले गए, H में, तो इनवर्स भी आ गया। अब लास्ट प्रॉपर्टी हम ये करेंगे, क्लोजरनेस दिखाएंगे। सो पुट B इनवर्स की जगह पर या B की जगह पर हम लोग B इनवर्स को पुट कर देंगे, सिंपल सा। तो A B इनवर्स बिलोंगिंग टू H इम्प्लाइज A इंटू B इनवर्स एंड बाय द इंक्लूजन प्रॉपर्टी क्या होगा, ये इनवर्स ऑफ अ इनवर्स एलिमेंट इज द एलिमेंट इटसेल्फ AB बिलोंगिंग टू H, तो ये क्लोजरनेस भी आ गई। तो 3 प्रॉपर्टीज तो आपने प्रूफ कर दी। रही आपके पास एसोसिएटिविटी, तो ये इनहेरिट करेगा H कहाँ से, G से। इनहेरिट करने का मतलब होता है कि जैसे बच्चे होते हैं तो अपने पेरेंट्स से क्या करते हैं, स्किन कलर या हेयर या नोज समथिंग जो है इनहेरिट कर जाते हैं अपने पेरेंट्स से। तो वही क्या होता है कि जो भी हमारे पास सब ग्रुप होते हैं, सब रिंग होते हैं, आइडियल्स होते हैं या सब फील्ड होते हैं, या वेक्टर स्पेस में जो सब वेक्टर स्पेस होते हैं, वो अपने पेरेंटल सेट से या पेरेंटल स्ट्रक्चर से कुछ प्रॉपर्टी जो है इनहेरिट करते हैं। उन प्रॉपर्टीज़ में जैसे एसोसिएटिविटी हुई, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिविटी हुई या कैंसिलेशन लॉ है, ये सारे के सारे प्रॉपर्टी जो है हमेशा इनहेरिट होते हैं पेरेंटल से चाइल्ड सबसेट में। तो देखिए आप लोगों ने इस तरीके से जो है इस थ्योरम को प्रूफ करना था। तो होप सो आप फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ कर लेंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम हम लोग प्रूफ करेंगे। ये छोटी छोटी सी थ्योरम्स हैं, मैं इनको प्रूफ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो है BSc के या ग्रेजुएशन में जो पढ़ रहे होते हैं वो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो उनको भी जो है थोड़ा सा ये होगा कि उनको कंफर्ट फील होगा आगे के जो मैं लेक्चर बनाऊंगा या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं हम जिन लेक्चर में, तो उनको वो आसानी से समझ आ जाएंगे। और कंपटीशन में जो है उनके लिए इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा कि जब हम प्रूफ कर रहे हैं थ्योरम को तो बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उससे आपकी मैथ जो है इम्प्रोवाइज हो जाती है कॉम्पिटिशन के लिए। तो थ्योरम नंबर 2 ये हमारे पास कि इफ़ G इज़ फाइनाइट, अब ये G फाइनाइट होने के केस में क्या होगा, देन
जो H हमारा कॉम्प्लेक्स था G का इज सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ आई डबल एफ मैं लिख रहा हूँ A, B बिलोंगिंग टू H implies AB इनवर्स A इंटू बी बिलोंगिंग टू H। मीन्स केवल क्लोजर प्रॉपर्टी अगर H में होल्ड करती है और H जो है G जो है फाइनाइट है तो H भी फाइनाइट होगा, तो केवल यही कंडीशन हमें दिखानी है तो वो सब ग्रुप बन जाएगा हमारा। तो कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले तो नेसेसरी तो सिंपल सी कंडीशन है, इफ H हमारा सब ग्रुप है G का तो दिस इम्प्लाइज ए बी बिलोंगिंग टू H इम्प्लाइज A इंटू बी बिलोंगिंग टू H बाई क्लोजरनेस। क्लोजर प्रॉपर्टी से आप इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, राइट। तो नेसेसरी कंडीशन तो सिंपल थी। अब सफिशिएंट कंडीशन देखिए, तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या होगा, देखिए हमें ये बोला हुआ है कि बस ये क्लोजरनेस H में होल्ड करेगी। G इज फाइनाइट, एक तो ये कंडीशन है, तो अगर G फाइनाइट है तो H भी क्या होगा, इज फाइनाइट। और सेकेंडली हमारे पास क्या गिवन है, एंड ए बी बिलोंगिंग टू जो है H है फॉर ऑल A, B बिलोंगिंग टू H। अब इसको प्रूफ कैसे करना है, देखो एक तो हमारे पास ये तरीका है, क्लोजरनेस H में आ गई है। दूसरा हम ये कह सकते हैं एसोसिएटिविटी जो है वो G से इनहेरिट करेगा। तो क्लोजरनेस और एसोसिएटिविटी आने से क्या होगा कि H जो है सेमी ग्रुप हो जाएगा, और G क्योंकि फाइनाइट है तो कैंसिलेशन लॉ तो उसमें होल्ड करेगा। तो H एक सेमी ग्रुप है जिसमें कैंसिलेशन होल्ड करता है, तो ये क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। तो ये तो हुआ तरीका जब हम लोग प्रीवियस थ्योरम्स का यूज करते हैं H को सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कि नहीं अगर हमें प्रीवियस थ्योरम से नहीं प्रूफ करना है तो हम इसे जो है स्टेप टू स्टेप भी प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि H फाइनाइट है तो हम क्लेम करते हैं कि H में ये एलिमेंट है A1, A2, A3, AI, AJ, so on, AN। मीन्स जो H की कार्डिनैलिटी है वो N है। अब हम ये कहते हैं कि लेट AI हम एक एलिमेंट ले रहे हैं H में, then there exists AJ belonging to H such that AI into AJ equals to AI। क्यों ऐसा होगा, देखिए क्योंकि ये फाइनाइट है, और जब आप AI की कंपोजिशन करवा रहे होंगे किसी भी एलिमेंट के साथ इनमें से, तो होगा क्या, अगर AI वापस रिपीट नहीं होगा तब तो ये H जो है इनफाइनाइट बन जाएगा, बट ये H फाइनाइट था तो डेफिनेटली वो वापस रिपीट हो गई। तो AI इंटू AJ जो है AI के इक्वल होना चाहिए, वेयर जो ये J हमारा इंडेक्स था ये 1 से लेकर N तक हो सकता है। तो इसका मतलब ये बना हमारा कि जो ये AJ है वो E का काम कर जाएगा। तो हम कहते हैं कि आइडेंटिटी जो है बिलोंग कर गई H में, राइट। अब हम ऐसा करते हैं, फिर इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। इफ़ AI जो कि आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है H में बिलोंग कर रहे हैं, देन देयर एग्जिस्ट, हम ये लिखेंगे AK बिलोंगिंग टू H सच दैट ये जो AI और AK का कंपोजिशन होगा वो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं किसी भी ग्रुप में वो इंजेक्टिव होते हैं। मीन्स अगर आप AX इक्वल्स टू बी इक्वेशन ले रहे हैं या आपने YA इक्वल्स टू बी इक्वेशन ली है तो ये यूनिक सॉल्वेबल होते हैं किसी भी ग्रुप में। तो AI इंटू A के E के इक्वल होगा, तो ये पॉसिबल है इस ग्रुप में क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि AI और AK जो है E के इक्वल होना चाहिए। तो इस केस में ये बना कि AI का जो इन्वर्स होगा वो AK के इक्वल हो जाएगा। तो इन्वर्स भी हमारा क्या हो गया, H में बिलोंग कर गया हर एक एलिमेंट के लिए, राइट। तो दो प्रॉपर्टी तो हमने ये प्रूफ कर दी है। तीसरी हमें ऑलरेडी गिवन थी A इंटू बी बिलोंगिंग टू H, और एसोसिएटिविटी फिर H क्या करेगा, इनहेरिट करेगा G से। तो इस तरीके से H हमारा जो है वो सब ग्रुप बन जाएगा G का।
अब सब ग्रुप से रिलेटेड जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं या जो इंपॉर्टेंट ग्रुप के सब ग्रुप हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। बट अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कॉसेट्स के बारे में कि कॉसेट्स क्या हुआ करते हैं। तो लेट हमारे पास जो है जी हमें एक ग्रुप दे रखा और एच इसका सब ग्रुप है जी का। तो कॉसेट्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो हमारा होता है लेफ्ट कॉसेट और दूसरा हमारा होता है राइट कॉसेट। तो लेफ्ट कॉसेट हम लोग ऐसा डिफाइन करते हैं जी एच मीन्स जी इंटू स्मॉल एच, एच जो हमारा कैपिटल एच में बिलोंग कर रहा है और जी हमारा कोई फिक्स एलिमेंट है कैपिटल जी से, राइट। अब इसमें आप देख रहे हो ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो मैंने क्या किया जी इंटू एच किया, लेकिन हो सकता है कुछ बुक में एडिशन एज अ बाइनरी होगा डिफाइन किया हुआ, तो ये हो जाएगा जो लेफ्ट कॉसेट होगा वो जी प्लस एच टाइप में लिखा होगा। तो जी प्लस एच सच दैट एच बिलोंगिंग टू कैपिटल एच, ये भी हमारे पास लिखा होगा। ऐसे राइट कॉसेट क्या होगा एच इंटू जी सच दैट, देखिए इस टाइप से, मीन्स हम क्या कर रहे हैं सब ग्रुप एच के एलिमेंट्स के साथ जी एलिमेंट की राइट साइड से कंपोजिशन करवाते जा रहे हैं। या अगर आपके पास जो है एडिशन जो है बाइनरी ऑपरेशन है तो इसको ऐसा भी लिखा जाएगा h प्लस जी दैट इज स्मॉल h प्लस जी, और जो ये h है ये कैपिटल H से बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से उस h जो सब ग्रुप हमें गिवन है उससे हमने नए कॉम्प्लेक्सेस या नए सबसेट जो है जनरेट कर दिए हैं जी के, और इन नए कॉम्प्लेक्सेस को हम ही कहते हैं कॉसेट्स ऑफ एच, लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट्स। तो अब इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको समझनी है। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं देखिए। एक प्रॉपर्टी तो हमारे पास ये है कि जो एच की कार्डिनैलिटी होगी, अगर जी फाइनाइट है तो उस केस में क्या होगा कि जो एच का ऑर्डर होगा या कार्डिनैलिटी ऑफ जो एच होगी वो हर एक लेफ्ट कॉसेट या राइट कॉसेट के कार्डिनैलिटी के इक्वल होगी। मीन्स जो राइट और लेफ्ट हमारे पास कॉसेट बने हैं उनकी कार्डिनैलिटी भी एच के इक्वल होगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एच जी की कार्डिनैलिटी इक्वल्स टू कार्डिनैलिटी ऑफ जी एच, राइट। दूसरा हमारा क्या होता है कि जो राइट कॉसेट या लेफ्ट कॉसेट हमने बनाए हैं ये आपस में डिसजॉइंट होंगे। मीन्स अगर हम दो राइट कॉसेट ले रहे हैं तो वो हमेशा या तो सेम होते हैं या फिर वो कम्प्लीटली डिसजॉइंट होते हैं। तो सपोज एच जी वन एक पहला राइट कॉसेट है और एच जी टू हमारे पास दूसरा राइट कॉसेट है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी सेट 5 होगा। मीन्स इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। सिमिलरली लेफ्ट कॉसेट के लिए भी होगा कि G1H इंटरसेक्शन विद G2H ये भी 5 के इक्वल होगा। मीन्स टू लेफ्ट कॉसेट्स आर आइदर डिसजॉइंट और दे आर सेम। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी आती है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन बोलने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास H सब ग्रुप दे रखा है G का, तो H के जितने भी लेफ्ट कॉसेट्स हैं उनका यूनियन G के इक्वल होगा, या हम यूँ कहें G को हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं यूनियन ऑफ लेफ्ट कॉसेट्स। सिमिलरली H के जो जितने भी राइट कॉसेट्स होंगे उनका भी यूनियन G के इक्वल होगा, या इसको भी हम ऐसा कह सकते हैं G को हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं एज अ यूनियन ऑफ राइट कॉसेट्स। तो डिकम्पोजिशन ये कहता है कि G इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ ऑल द लेफ्ट और राइट कॉसेट। तो मैं राइट कॉसेट लिखता हूँ H इटसेल्फ इज अ राइट कॉसेट, HG1 HG2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोग जो है ग्रुप G को डिकम्पोज कर सकते हैं एज अ यूनियन ऑफ राइट कॉसेट्स और यूनियन ऑफ लेफ्ट कॉसेट्स। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। हाउएवर इन प्रॉपर्टीज़ को मैं अगले लेक्चर में फिर डिस्कस करूँगा और आपको जो है एक इम्पोर्टेंट ग्रुप के बारे में बताऊँगा, क्वेसेंट ग्रुप जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमारे पास सारे लेफ्ट कॉसेट या राइट कॉसेट का कलेक्शन होता है और उन कॉसेट्स के बिटवीन हम लोग एक बाइनरी ऑपरेशन पुट कर देंगे। तो अंडर दैट बाइनरी वो जो कलेक्शन हमने राइट या लेफ्ट कॉसेट्स का बनाया है वो भी ग्रुप बन जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्वेसेंट ग्रुप। तो वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब इसमें आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसे हम कहते हैं लैग्रांज थ्योरम। तो चलिए डिस्कस करते हैं लैग्रांज थ्योरम के बारे में। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या होगा। स्टेटमेंट ये हमारे पास कि इफ़ हमारे पास H कोई सब ग्रुप है G का एंड G हमारा फाइनाइट है,
तो जो H की कार्डिनैलिटी होगी या जो H का ऑर्डर होगा वो G के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। सो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ H डिवाइड ऑर्डर ऑफ G, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कार्डिनैलिटी ऑफ H डिवाइड कार्डिनैलिटी ऑफ G, राइट। तो ये छोटा सा स्टेटमेंट है इस थ्योरम का। अब इसको हमने प्रूफ कैसे करना है, देखिए सिंपल सा प्रूफ है इसका। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी हमारे पास, जैसे ये G था हमारा और सपोज ये हमारे पास इसका सब ग्रुप है H, तो ये H क्या करेगा, G को डिकम्पोज कर देगा राइट या लेफ्ट कॉसेट में। तो जैसे राइट कॉसेट्स है तो इस तरीके से डिकम्पोज कर देगा, या दूसरा स्ट्रक्चर में अगर यहाँ पे बनाऊँ तो ये हमारे पास H था, ये G था, तो जैसे ये है हमारे पास HG1, HG2, HGN, इस तरीके से जा रहे हैं। N हमारे पास क्या आ गए हैं, N+1 हमारे पास क्या हो गए हैं, राइट कॉसेट। तो ऐसे हमारे पास N+1 जो है लेफ्ट कॉसेट भी होंगे। तो यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं G1H, G2H और GNH, राइट। मीन्स H ने क्या किया, G को डिकम्पोज कर दिया यूनियन ऑफ लेफ्ट कॉसेट्स या फिर यूनियन ऑफ राइट कॉसेट्स। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि G के पार्टीशन हो गए। तो बाय डिकम्पोजिशन, बाय राइट कॉसेट डिकम्पोजिशन, हम ऐसा करते हैं, राइट कॉसेट्स को कंसिडर करते हैं। डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा हमारे पास, इस G को हम लिख सकते हैं H यूनियन HG1 HG2, और मैंने आपको कहा कि हमारे पास जो है राइट कॉसेट हम ये मान के चलते हैं कि सपोज M है, तो ये कहाँ तक जाएगा, HGM-1 तक, राइट। इतने हमारे पास क्या आ गए, राइट कॉसेट्स। तो ये पूरे के पूरे राइट कॉसेट्स कितने हैं, M राइट कॉसेट्स हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास G जो है वो फाइनाइट था। तो अब हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में ये कहा था अभी पहले कि हर एक राइट कॉसेट क्या है, डिसजॉइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्डिनैलिटी ऑफ G विल बी इक्वल्स टू कार्डिनैलिटी ऑफ H प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ HG1 प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ HG2 प्लस सो ऑन एट द लास्ट कार्डिनैलिटी ऑफ HGM-1। हर एक की कार्डिनैलिटी का सम जो है G के कार्डिनैलिटी के इक्वल हो जाएगा। फिर हमने ये भी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि जो राइट कॉसेट्स हैं, हर एक राइट कॉसेट की जो कार्डिनैलिटी होगी वो सेम होगी। तो सपोज हम लोग ऐसा करते हैं कि H की कार्डिनैलिटी मान लेते हैं N है, तो लेट कार्डिनैलिटी ऑफ H इज़ N। तो इसका मतलब जितने भी राइट कॉसेट्स हैं जो H से बने हैं G में, उन सब की कार्डिनैलिटी कितनी होगी, N हो जाएगी। तो यहाँ पे हम फर्दर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ G या कार्डिनैलिटी ऑफ G इक्वल्स टू, इन सब का जो है ऑर्डर NN है, तो ये हो जाएगा N प्लस सो ऑन अप टू N M टाइम्स, क्योंकि हमारे पास राइट कॉसेट्स का जो नंबर था वो M था। तो अगर हम N को M टाइम्स से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा M इंटू N, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ G, या जिसे हम लोग लिख रहे हैं कार्डिनैलिटी ऑफ G, वो M इंटू N हो गया। और जो हमारे पास N था ये ऑर्डर ऑफ H था, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं N इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G ओवर M। तो आपने देखा यहाँ पे, क्योंकि ये आपके पास दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन था, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ G इज़ डिविजिबल बाय M, या सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ G इज़ डिविजिबल बाय ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। यहाँ से हम लोग ऐसा रिजल्ट लिखते हैं M इक्वल्स टू, इसको इस तरीके से अगर आप लिखें तो ज़्यादा आपको समझ आ जाएगा। मीन्स M हमारा इंटीजर था, और ये इंटीजर हमें तब मिला जब हम ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो हमारा H था, या इसको आगे आप ऐसे प्रोसीड कीजिए, ऑर्डर ऑफ G ओवर ऑर्डर ऑफ H, राइट। तो हमने यहाँ से जो है प्रूफ कर दिया कि ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करेगा। अब जो ये नंबर आया था M, इसको हम कहते हैं, क्योंकि जो M था हमारे पास ये था नंबर ऑफ राइट कॉसेट्स या नंबर ऑफ लेफ्ट कॉसेट ऑफ H इन G। तो इसे हम कई बार दूसरे पर्टिकुलर वर्ड से भी जानते हैं, हम कहते हैं इसे इंडेक्स ऑफ H इन G। तो M इज सेड टू बी इंडेक्स ऑफ H इन G। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर H का G में इंडेक्स M है
तो H के m नंबर ऑफ लेफ्ट कॉसेट या राइट कॉसेट होंगे G में। तो बस इतना सा प्रूफ था इसका। होप सो आपको ये प्रूफ समझ आ गया होगा। अब हम लोग ऐसा करेंगे, अब हम लोग ऐसा करेंगे, लैग्रांज थ्योरम पर बेस्ड जो कॉरोलरीज हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉरोलरीज में सबसे पहले हमारे पास आता है कि अगर A हमारा कोई एलिमेंट है G में और G हमारा फिर से हम लिख रहे हैं यहाँ पे फाइनाइट है, सो दिस इम्प्लाइज कि ऑर्डर ऑफ A विल डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। मीन्स जो A एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो G के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? तो हम ऐसा करते हैं, क्योंकि A जो है हमारा G में बिलोंग कर रहा था, तो H एक सब ग्रुप बनाइए जो जनरेट हो रहा है A से, राइट। तो H विल बी ए साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G। अब ये सब ग्रुप बन गया। सिंस हमें पता है लैग्रांज थ्योरम से कि ऑर्डर ऑफ H क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि H किससे जनरेट हुआ था, A से, तो ऑर्डर ऑफ A विल जनरेट या विल डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। तो सिंपल सा प्रूफ था इसका। दूसरा अब हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, या दूसरी जो कॉरोलरी हमारे पास वो है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। अब कैसे इसको हमने प्रूफ करना है, हम ये देखते हैं कि लेट हम ये कहते हैं कि G बी अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर एंड एक एलिमेंट इससे पिक करेंगे हम लोग, टिपिकल एलिमेंट A बिलोंगिंग टू G। तो होगा क्या, क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया था कि ऑर्डर ऑफ A डिवाइड ऑर्डर ऑफ G, बट हमें ये पता है ऑर्डर ऑफ A डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। नाउ G हमारे पास प्राइम ऑर्डर का था एंड प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते हैं 1 और उस प्राइम नंबर के अलावा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ A कितना होना चाहिए, खुद ब खुद ऑर्डर ऑफ G के इक्वल होना चाहिए। अगर ऑर्डर ऑफ A ऑर्डर ऑफ G के इक्वल हो गए तो G जो है A से जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि G जनरेटेड बाय A एलिमेंट, और जब G A से जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब G इज़ अ साइक्लिक ग्रुप। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करते हैं उन सारे ग्रुप के बारे में जिनका ऑर्डर जो है 6 से लेस है। तो थर्ड हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 6। तो आप देखोगे एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगी, क्योंकि जिन ग्रुप के ऑर्डर 6 से लेस होंगे तो अगर उनके ऑर्डर 2, 3 और 5 हैं जो कि प्राइम नंबर हैं, तो वो तो हो जाएंगे साइक्लिक। सो इफ ऑर्डर ऑफ G 2, 3 और 5 देन दिस इम्प्लाइज G इज साइक्लिक। अभी हमने प्रूव कर दिया कि जो प्राइम ऑर्डर के ग्रुप होते हैं वो साइक्लिक होते हैं। अब G साइक्लिक है तो ये क्या हो जाएगा, एबिलियन भी हो जाएगा, G इज एबिलियन। बाकी जिन स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं, या मैं जो साइक्लिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे बता रहा हूँ साइक्लिक ग्रुप की वो क्या होती हैं, उसके लिए आपको इसके बाद जो है तीसरा लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद हमारे पास सब ग्रुप और कॉसेट का दूसरा लेक्चर मैं डिस्कस करूँगा और तीसरा लेक्चर जो है साइक्लिक ग्रुप के बारे में होगा। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, वहाँ पे मैं आपको साइक्लिक ग्रुप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँगा। अब अगर हमारे पास हम कंसिडर करते हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ G जो है वो 4 है, 2, 3, 5 को छोड़कर 4 आ जाए, तो क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि देखो किसी भी जो भी इसके सब ग्रुप होंगे या जो भी एलिमेंट इसमें होंगे उनका ऑर्डर जो है 4 को डिवाइड करेगा। तो अगर वो 4 को डिवाइड कर गए, सो इफ A बिलोंगिंग टू G एंड हम ये कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ A डिवाइड 4, इन दिस केस या तो A का ऑर्डर जो है वो 4 के इक्वल होगा और ऑर्डर ऑफ A जो है 2 के इक्वल होगा। दो ही पॉसिबिलिटीज़ है। तो अगर 4 के इक्वल हो गया ऑर्डर ऑफ A, तो इस केस में क्या होगा, G जो है A से जनरेट हो जाएगा, साइक्लिक आ जाएगा, और साइक्लिक है तो फिर एबिलियन भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एबिलियन हो गया। अब हम दूसरा केस कंसिडर करते हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि A का जो ऑर्डर है 2 है, मीन्स G में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका ऑर्डर 2 है। सो हम लोग कंसिडर करते हैं एक जो है एग्जाम्पल के लिए एक ग्रुप कंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ पे G, जिसके एलिमेंट है आइडेंटिटी A, B और C टाइप के।
अब चेक करते हैं इसमें क्या होगा। एक बात तो हमने कह दी कि भाई ठीक है, इसमें हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो 2 है। इसका मतलब ये होगा जो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट। इट मीन्स एवरी एलिमेंट इज सेल्फ इन्वर्टिबल। तो आप देख सकते हैं मैंने जो ग्रुप थ्योरी पे लेक्चर नंबर 2 था वहाँ मैंने ग्रुप पर जो है कुछ थ्योरम्स प्रूफ की हैं, और वहाँ पर ये भी मैंने प्रूफ किया हुआ है कि जिस ग्रुप में आइडेंटिटी को छोड़कर सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल होते हैं, मतलब कि उनका ऑर्डर जो है वो 2 होता है, ऐसे ग्रुप हमेशा एबिलियन होते हैं। तो फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर करते हैं। अब हम देखते हैं कि a इंटू बी किसके इक्वल होगा। तो क्लेम करते हैं कि a इंटू बी अगर a है या a इंटू बी बी हो सकते हैं या a इंटू बी जो है c के इक्वल होगा। तो क्या क्या चीज़ें इसमें आने वाली हैं। अगर a इंटू बी ए के इक्वल होगा तो इसका मतलब b क्या रहा होगा आइडेंटिटी के, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो पहले से है, तो एक ग्रुप में 2 आइडेंटिटी नहीं हो सकते, आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होते हैं। अगर a इंटू बी बी के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि a जो है आइडेंटिटी होगा, ये भी पॉसिबल नहीं होगा, तो a इंटू बी जो है वो c के इक्वल हो जाएगा। फिर मैंने आपको कहा था कि ग्रुप में जो मैंने लेक्चर नंबर 2 है उसमें मैंने बताया था कि एबिलियन होते हैं जिसमें हर एक एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल होते हैं। तो दिस इम्प्लाइज b इंटू ए बी जो है c के इक्वल होगा। इसी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं कि b इंटू सी इक्वल्स टू सी इंटू बी और a इंटू सी इक्वल्स टू सी इंटू ई। तो कुल मिला के आपने देखा कि जो भी ग्रुप हैं ऑर्डर 6 से लेस वो सारे के सारे क्या हैं, जैसे 2, 3, 5 वाले तो साइक्लिक हैं, बाकी 4 वालों में क्या हो रहा है कुछ साइक्लिक होंगे कुछ नहीं होंगे। जो साइक्लिक नहीं होंगे 4 ऑर्डर के ग्रुप उन सबको हम कहते हैं क्लीन ग्रुप। तो क्लीन ग्रुप पे मैंने एक लेक्चर पहले आपको दिया हुआ है, यहाँ पे फिर से ये रिपीट हो गया। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्लीन ग्रुप में क्या होता है, इसका ऑर्डर 4 है, ये साइक्लिक नहीं होता है बल्कि ये स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप है। तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं क्लीन ग्रुप, G इज क्लीन ग्रुप। या हम ये भी कह सकते हैं जो भी इस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हैं और वो भी नॉन साइक्लिक हैं अगर, तो वो सारे के सारे क्या होंगे जो है क्लीन ग्रुप होंगे। तो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अब जो है कुछ और प्रॉपर्टीज और कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूंगा लेक्चर नंबर 2 में। तो देखते रहना अगला लेक्चर भी, तब तक आप एंजॉय कीजिए लाइफ को। ओके।